नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये प्रैक्टिस सेट सीडीपी का है, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में आप लोग उसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं, ठीक है। कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं और अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में कवर होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो सीडीपी की है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, इसका ऑप्शन है गुथरी, बी है कर्ट लेविन, सी है कोहलर और डी है ए बंडूरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कोहलर, ठीक है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सिद्धांत किसने दिया है? तो आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे कोहलर। क्या सेलेक्ट करेंगे? कोहलर, ठीक है। इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोहलर। साथ ही साथ क्वेश्चंस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप उन फैक्ट्स को अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सिद्धांत, ठीक है। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, फैक्ट है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने यहां पर इसको इंक्लूड किया है कि फ्रॉयड ने मन की तुलना किससे की है? बर्फ के तैरते हुए पहाड़ यानी आइसबर्ग से की है, ठीक है। प्रश्न आ जाता है, बताइए फ्रॉयड ने मन की तुलना किससे की है? चार ऑप्शन होंगे, वहां राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा बर्फ के टुकड़े या बर्फ के तैरते हुए पहाड़ से, आइसबर्ग से, ठीक है। अभी इसमें आपको यह भी ध्यान देना है कि बर्फ के तैरते हुए पहाड़ यानी आइसबर्ग से तुलना तो की है, लेकिन 9/10 भाग, ठीक है। जब ये आइसबर्ग है तो इसका 9/10 भाग इन्होंने माना है पानी के अंदर और 1/10 भाग जो है पानी के बाहर रहता है, ठीक है। तो देखिएगा, फ्रॉयड ने मन की तुलना बर्फ के तैरते हुए पहाड़ आइसबर्ग से की है, जिनका 9/10 भाग पानी के अंदर और 1/10 भाग क्या रहता है? पानी के बाहर रहता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न आ जाता है कितना भाग पानी के अंदर और कितना बाहर, ठीक है। तो इसको भी आपको फैक्ट याद रखना है। पानी के अंदर वाले भाग को, पानी के अंदर वाले भाग को क्या बोला है? अचेतन, ठीक है, याद रखिएगा, अचेतन। और पानी के बाहर वाले भाग को, बाहर वाले को ध्यान रखना है, बाहर वाले को चेतन, ठीक है। साथ ही साथ पानी की ऊपरी सतह से स्पर्श करने वाला भाग क्या कहलाता है? अर्धचेतन, ठीक है। याद रखिएगा, फ्रॉयड ने मन की तुलना बर्फ के तैरते हुए पहाड़ यानी आइसबर्ग से की है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि फ्रॉयड ने मन की तुलना किससे की है, ठीक। तो आइसबर्ग, याद रखिएगा। और इसका 9/10 भाग, इसका 9/10 भाग पानी के अंदर और 1/10 भाग पानी के बाहर रहता है, ठीक है। पानी के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? पानी के अंदर वाले भाग को अचेतन कहते हैं। पानी के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? चेतन कहते हैं। और साथ ही पानी की ऊपरी सतह से स्पर्श करने वाले भाग को अर्धचेतन कहते हैं। इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसको आप लोग अपने नोट्स में स्टार बना करके लिख लीजिए, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला है, दूसरा प्रश्न है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके? ऑप्शन ए है सामाजिक विकास से, बी है मानसिक विकास से, सी है शारीरिक विकास से और डी है भाषा विकास से। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विकास, ठीक है। नोट कीजिए कि जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, ठीक है, कम आनंदित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसके, तो ये किससे संबंधित है? उसके सामाजिक विकास से संबंधित है। मानसिक, शारीरिक और भाषा विकास मत लगाइएगा, ये गलत है, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर आपके क्या जाएगा? ए ऑप्शन, सामाजिक विकास। जब वह अवस्था क्या कहलाती है, ठीक है, जब वह अवस्था अभिभावकों के साथ बालक कम आनंदित होता है तो ऐसी अवस्था में किससे संबंधित होता है? वह सामाजिक विकास से, ठीक है, सामाजिक विकास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
थर्ड नंबर है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? ठीक है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, नोट कीजिए, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है प्रक्षेपी, बी है अर्ध प्रक्षेपी, सी है अप्रक्षेपी और डी है व्यक्तिगत। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रक्षेपी। याद रखिएगा, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का प्रक्षेपी प्रकार है। कैसा प्रकार है, कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर नोट कीजिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किस पर की गई है? देखिएगा, एनसीएफ से भी क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीएफ से भी है। तो यहां पर देखिएगा, बात की जा रही राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किस पर बातचीत की गई है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ए है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है। से ज्ञान का विकास होता है और इससे क्या होता है, इसकी संरचना की जाती है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है। ठीक है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है और क्या होता है कि ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, चाइल्ड साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, नोट कीजिए, चाइल्ड साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पर ऑप्शन है आर एम गेने, बी है सी एल हल, सी है ए बेंडूरा और डी है ई बी हरलॉक। तो देखिएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन ई बी हरलॉक। ई बी हरलॉक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चाइल्ड साइकोलॉजी के लेखक हैं ई बी हरलॉक, ई बी हरलॉक। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे। यहाँ ये हर टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, हर टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पुस्तक के लेखक से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए फला पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न आपको तैयार रखने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि क्या है? ठीक है, तो देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2011, बी है 1 अप्रैल 2010, सी है 1 अप्रैल 2008 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, 1 अप्रैल 2010। क्या है? 1 अप्रैल 2010 जो है ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तिथि कई बार पूछी गई है एग्जाम में घुमा घुमा करके। ठीक है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 7वें नंबर, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि नर्सरी, जब बच्चा नर्सरी में जाता है, ठीक है, तो उस इस स्थिति में, उस कक्षा में, नर्सरी की कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु, जो नीचे आपको दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मेरा पड़ोस, बी है मेरा परिवार, सी है मेरा विद्यालय और डी है मेरा प्रिय मित्र। तो देखिए, इस स्थिति, ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सा सेलेक्ट करना है आंसर? देखिए, बच्चा छोटा है, ठीक है, इस स्थिति में आप वो सबसे ज़्यादा अपने परिवार से घुला मिला है। इस स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर सेलेक्ट करना है यहाँ पर मेरा परिवार। क्या होगा? मेरा परिवार जो है वो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी विषय वस्तु है। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी, तो मेरा परिवार सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, नर्सरी कक्षा में बच्चा शुरुआत करता है, तो इस स्थिति में पड़ोस, विद्यालय, प्रिय मित्र, ये सभी सेकेंडरी हो जाती हैं। ठीक है, परिवार उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है, परिवार ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, जो ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा सकारात्मक। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय से, ठीक है, भाग जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या है, यहाँ पर इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, बी है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, सी है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, और डी है विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो ज्यादा पॉजिटिव आंसर है 8th का वो है बी ऑप्शन। ठीक है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। देखिए दंड देना ये निगेटिव होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव ये कुछ हद तक ठीक है, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव ये भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है वो ये है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है, यानी उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके प्रति शिक्षक जो है वो एक तरह से अवेयर नहीं है। ठीक है, तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति ये एक ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हो सकता है विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अगला है, देखिए यहाँ पर कुछ नोट भी लिखे हैं कि विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण निम्न है। देखिएगा यहाँ पर कुछ ऑप्शन अलग से पॉइंट लिख दिए गए हैं कि विद्यालय से जो विद्यार्थी भागते हैं वो, ठीक है, उनकी प्रवृत्ति के मुख्य कारण क्या है। पहला तो यह है कि छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया। ठीक है, यानी उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति शिक्षकों को संवेदनशील रहना चाहिए। ठीक है, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए शिक्षकों को। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर विद्यालय में रुकने की उनकी इच्छा नहीं होती है, तो जो भी उनकी समस्याएं हैं शिक्षकों को उसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, विद्यालय के वातावरण की अप्रजातांत्रिक स्वरूप। ठीक है, जब अप्रजातांत्रिक स्वरूप होगा तो भी विद्यालय में विद्यार्थी नहीं रुकेगा। ठीक है, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव। ठीक है, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव ये भी एक कारण हो सकता है विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय से भागने में। ठीक है, और शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना। यदि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो उस स्थिति में भी बच्चों का मन नहीं लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा कि विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय से भागने की जो प्रवृत्ति है उसके निम्न कारण ये जो 4 ऑप्शन है इनको कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, तो शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव। ठीक है, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, विद्यालय के वातावरण की अप्रजातांत्रिक स्वरूप, और पहला ऑप्शन है छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया। तो ये 4 ऑप्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट में ये 4 ऑप्शन आपको याद रखने। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो एक नोट था अलग से कि जो बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं उनकी प्रवृत्ति के कारण क्या हैं, वो अलग से मैंने आपको बता दिए हैं, अलग से आपको नोट करा दिए हैं, इन्हें नोट रखिएगा। ठीक, यहाँ से प्रश्न देखिए, जरूरी नहीं है कि इन्हीं जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था बी ऑप्शन, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति ज़्यादा पॉजिटिव है, तो जरूरी नहीं कि यही दिया जाए, इनमें से भी कोई एक पॉजिटिव आंसर दिया जा सकता है, जैसे विद्यालय के वातावरण की अप्रजातांत्रिक स्वरूप या छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव। तो आपको ये 4 ऑप्शन तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएगा, ज़्यादा पॉजिटिव आंसर जो भी होगा वो एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पियाजे वाला। ठीक, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, अभी इन्हीं से ही प्रश्न बन जाता है, इन्हीं ऑप्शन से ही प्रश्न बन जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, पियाजे वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो वेरी इंपॉर्टेंट में टिक रखिए, स्टार लगा लीजिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था नोट कीजिएगा, कौन सी अवस्था, ठीक है, में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही अमूर्त संकल्पनाओं की, ठीक है, कि किस अवस्था में बच्चा
अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, आरंभ करता है। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आरंभ करता है, ठीक है, यहाँ बात आरंभ करने की है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, नोट कीजिएगा डी ऑप्शन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं ऊपर, कहीं कहीं ऑप्शन में 11 वर्ष भी दिया होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कहीं कहीं ऑप्शन में 11 वर्ष भी दिया होगा, 11 वर्ष एवं ऊपर, तो वो भी सही है। ऑप्शन में अगर 12 वर्ष एवं ऊपर दिया है तो भी सही है, ठीक, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, इतना भी ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं ऊपर मानी गई है, ठीक। अब देखिएगा पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला तो है, नोट कीजिए, पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन, ठीक है। जब अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना बच्चा आरंभ करता है तो उसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष से स्टार्ट होती है, 12 वर्ष एवं ऊपर, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पियाजे ने जो है कितने स्टेजेस दी हैं, कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी हैं? पहली तो है यहाँ पर सीरियल से लिखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल मैंने सीरियल से ही लगा दिया है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में तो 4 अवस्थाएं आप इन्हीं चारों को, जो ऑप्शन दिए हैं ना, इन्हीं को याद कर लीजिए। ये चारों अवस्थाएं, ये चारों अवस्थाएं पियाजे की, ठीक है, ये चारों अवस्थाएं हैं जो कि इन्होंने दिया है बच्चों के बारे में। तो पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था। कब से कब तक है? संवेदी प्रेरक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक। कब तक है? जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि पियाजे के संवेदी प्रेरक अवस्था की जो अवस्था की जो उम्र समय होता है वो कब से कब तक है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था का समय है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक। अब अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक है। और चौथा है डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं ऊपर है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था कब से कब तक है? संवेदी प्रेरक अवस्था, इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है कि जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। नोट कीजिए, औपचारिक को ही अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, ठीक है, अमूर्त। तो अगर अमूर्त ना लिख करके आए, औपचारिक लिख करके आए तो दोनों एक ही है, अमूर्त या औपचारिक दोनों एक ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछें या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछें तो दोनों में आपको याद रखना है, दोनों में याद रखना है आप जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष एवं ऊपर, 12 वर्ष एवं ऊपर, ठीक है। तो हर तरीके से मैंने बता दिया आपको, प्रश्न के बारे में हर तरीके से तैयार करा दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो प्रश्न पूछा गया था उसका तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, 9वां नंबर, ये तो 9वां था, 10वां। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? ऑप्शन ए है नैतिकता पर, बी है वास्तविकता पर, सी है मूल प्रवृत्ति पर और डी है ध्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। क्या है? मूल प्रवृत्ति का, ठीक है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है इटली, सी है जापान और डी है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। स्किनर जो थे ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के थे, ठीक है। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा अमेरिका के थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है? ऑप्शन ए है कक्षा पर नियंत्रण, बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, सी है दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना और डी है कम समय में अधिक सूचना। तो देखिएगा, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या कर सकता है, सबसे पॉजिटिव आंसर आपको देना है, सबसे पॉजिटिव आंसर। कक्षा पर नियंत्रण ये निगेटिव है, कक्षा पर नियंत्रण ये नहीं, निगेटिव है, ठीक है। दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना ये पॉजिटिव कम हो सकता है। इस कम समय में अधिक सूचना देना ये भी उतना पॉजिटिव नहीं, जितना कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना ये एक प्रभावी शिक्षक के गुण है, ठीक है। प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सके, ठीक। तो 12 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
नैतिक विकास की 6 अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन देखिएगा, नैतिक विकास की 6 अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है फ्राइड, बी है जीन पियाजे, सी है लॉरेंस कोलबर्ग और डी है सीएस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लॉरेंस कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला है 14 नंबर, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद। ऑप्शन ए है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व, ठीक है, परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। सी है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और डी है अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है, नोट कीजिए, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक, ठीक है, पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो देखिए, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ये ऑप्शन बी गलत है, हानिकारक है क्योंकि वे इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और डी बिल्कुल ही निगेटिव आंसर है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया है उसके बिल्कुल उलट है, तो डी तो हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 14 का क्या होगा? ए होगा। देखिए, सी टेट में ध्यान से सुनिएगा, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको सी टेट में इसी तरह के प्रश्न तैयार करके जाने भी हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये वन लाइनर बिल्कुल नहीं आता है वहां पर। ठीक है, वन लाइनर तो बिल्कुल नहीं आता है। आपको सी टेट के लिए इसी तरह के प्रश्न तैयार रखने हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ठीक है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। यूपी टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार, ऑप्शन ए है पठन वैकल्य, बी है चलाघात, सी है भाषाघात और डी है वाक संबद्ध रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाषाघात। क्या होगा? भाषाघात। ठीक है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है, संबद्ध विकार है भाषाघात। ठीक, बढ़ते हैं अगले, इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट है इससे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड फैक्ट है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार क्या है? भाषाघात। भाषाघात को अफेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेजिया। जैसा कि आपने अफेजिया जो है आपने थंबनेल में भी देखा होगा, अफेजिया लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अफेजिया के बारे में बताया भी गया है। तो भाषाघात जो है यानी अफेजिया, ये क्या है? मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है, क्या है, जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। इसे कहते हैं अफेसिया। अफेसिया किसे कहते हैं? जिसमें मस्तिष्क, ये एक अफेसिया क्या है? एक मस्तिष्क का ऐसा विकार है। इस स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति के बोलने, ठीक है, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने और प्रकट करने में अनियमितता होती है। ठीक, अस्पष्टता होती है और स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। ये होता है अफेजिया। तो अफेजिया को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इससे पहले वाली वीडियो में डिस्प्रैक्सिया के बारे में बताया गया, डिस्प्रैक्सिया के बारे में। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन इससे रिलेट अगला क्या है? अगला है, 14 वर्षीय राधिका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है? क्या विकसित कर रही है? ऑप्शन ए है परिपक्वता, बी है किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, सी है नियमों के प्रति घृणा और डी है स्वायत्तता। तो राइट आंसर नोट कीजिए, 16 का राइट आंसर होगा स्वायत्तता। क्या होगा? स्वायत्तता। 14 वर्षीय राधिका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो क्या विकसित कर रही है? वह स्वायत्तता विकसित कर रही है, स्वायत्तता। ठीक, इससे रिलेटेड फैक्ट भी जान लीजिए कि स्वायत्तता है क्या। स्वायत्तता, तो देखिएगा स्वायत्तता क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है? स्वराज्य, ठीक है, स्वत्व, ठीक, अधिकार, स्वयं शासन। ठीक, स्वराज्य, स्वत्व, अधिकार, स्वयं शासन। ठीक, अतः राधिका आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वायत्तता का अर्थ स्वराज, स्वत्व, अधिकार, स्वयं शासन, अतः राधिका आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित करती है। इस क्वेश्चन में यही बताया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आज कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, देखिएगा कक्षा में। ऑप्शन ए है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, बी है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन
पद्धति पर टिके रहना, सी है कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, और डी है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। तो इसका ज्यादा जो पॉजिटिव आंसर होगा, राइट आंसर जो है इसका, नोट कीजिए, ए ऑप्शन है इसका, ठीक है, 17 का ए ऑप्शन की अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर, एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है, ठीक है, पहली से 5वीं के लिए न्यूनतम कार्य दिवस, ऑप्शन ए है 120, बी है 200, सी है 210, डी है 205, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 200, ठीक है। याद रखिएगा, एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितना है, 200 है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर, संविधान के किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन ए है 42, बी है 51, सी है 40 और डी है 45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 45। संविधान की धारा 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त, याद रखिएगा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला है मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो नोट कीजिए, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होते। ऑप्शन ए है केवल पर्यावरण कारक, बी है आनुवांशिकता, सी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आए ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, और उसमें ऑप्शन हो पर्यावरण और आनुवांशिकता अलग अलग हो, उसे तो कभी मत सेलेक्ट करना जिसमें दोनों हो, आनुवांशिकता और पर्यावरण ये कारक दोनों हो, उसी क्वेश्चन, उसी आंसर को, उसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, यानी मानसिक वृद्धि एवं विकास किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण ये कारक के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। नोट कीजिए, 4 हैं संवेग, यहां पर दिए गए हैं कि भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ठीक, नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं 2 वर्ष तक, बी है प्रथम वर्ष तक, सी है 4 वर्ष तक, और डी है 6 वर्ष तक। राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए 21 का होगा 2 वर्ष तक, ठीक है। ये चारों संवेग शिशु में 2 वर्ष तक विकसित हो जाते हैं। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये चारों संवेग शिशु में 2 वर्ष तक विकसित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन ए है फ्रायड, बी है थॉर्स्टन, सी है स्टैनले हॉल से, डी है स्किनर से। 22 का राइट आंसर होगा स्टैनले हॉल। याद रखिएगा, पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, यहां पर कुछ नोट दिया गया है। एक नोट है कि फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, ठीक है। प्रश्न ऐसे आता है कि फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, तब वहां पर 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे। राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, 2 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन करना है, ठीक है। 2 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया। कौन कौन सी हैं? पहली तो है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोज और लाइफ इंस्टिंक्ट, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी थैनेटोस और डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक। इस क्वेश्चन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कितनी मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है फ्रायड ने, तो 2 है। कौन कौन सी? जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, इरोज और लाइफ इंस्टिंक्ट, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनेटोस और डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट नोट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैंने उन्हें भी शामिल किया है वीडियो में, ठीक है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला है क्वेश्चन, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन ए है जिज्ञासा की प्रबलता, बी है रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था की बात की जा रही है। इसमें जिज्ञासा की भी प्रबलता होती है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने की भी, और निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। यानी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है अवलोकन विधि, बी है मनोविश्लेषण विधि, और डी है सी है साक्षात्कार विधि, और
डी है आत्मकथा विधि। ठीक है, थोड़ा जल्दी अब कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा टाइम हो रहा है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए है अवलोकन विधि द्वारा, बी है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, सी है साक्षात्कार विधि द्वारा और डी है आत्मकथा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। ठीक है, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अचेतन विधि अचेतन मन का अध्ययन, याद रखिएगा मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? व्यक्तित्व की नैतिकता, नोट कीजिए, व्यक्तित्व की नैतिकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उपाह इड, बी है आत्मा ईगो, सी है इड तथा सुपर ईगो और डी है पराह सुपर ईगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पराह सुपर ईगो। पराह सुपर ईगो, इसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन ए है स्टर्न के द्वारा, बी है बिने के द्वारा, सी है टर्मन के द्वारा, डी है गैल्टन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्टर्न के द्वारा। देखिए, जब भी बुद्धि लब्धि या आईक्यू की बात की जाए, कि इसकी अवधारणा की बात की जाए, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा, तो राइट आंसर सेलेक्ट करना स्टर्न। क्या? स्टर्न। ठीक है, अभी देखिए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और देखिएगा, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने किया? ऑप्शन ए है बिने ने, बी है टर्मन ने, सी है रीड ने और डी है कैटल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का टर्मन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसका होगा बी ऑप्शन, टर्मन। यानी बुद्धि लब्धि संप्रत्यय, संप्रत्यय की बात की जाए, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने? तो बी होगा टर्मन, टर्मन राइट आंसर होगा। ठीक, तो जब भी अवधारणा की बात की जाए, अवधारणा की बात की जाए तो याद रखिएगा स्टर्न के द्वारा, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा स्टर्न के द्वारा। और जब भी बात की जाए कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने? तो टर्मन ने, बी ऑप्शन। ठीक है, टर्मन ने, किसने? टर्मन ने। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया, मानसिक आयु, ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बिने, बी है विलियम स्टर्न, सी है टर्मन और डी है फ्रांसिस गाल्टन। तो राइट आंसर ए होगा अल्फ्रेड बिने। याद रखिएगा, मानसिक आयु, मानसिक आयु की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक अवधारणा, मानसिक आयु की अवधारणा, मानसिक आयु की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो याद रखिएगा, कहीं कहीं केवल बिने लिख करके आता है। क्या लिख करके आता है? बिने। ठीक, तो भी आप राइट आंसर बी सेलेक्ट करेंगे इसी को, या अल्फ्रेड बिने लिख करके आता तो ये तो पूरा नाम है। ठीक है, तो मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए यहां पर मैंने तीनों क्वेश्चन को इसलिए एक सीरियल से लिया है ताकि इसके जो आंसर हैं स्टर्न, टर्मन और बिने, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको मैंने एक लाइन से रखा है। ठीक है, एक लाइन से रखा है, इसको आप लोग इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा स्टर्न के द्वारा, संप्रत्यय की बात करें बुद्धि लब्धि संप्रत्यय टर्मन, और मानसिक आयु की अवधारणा तो अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, असामान्य बालकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उनका खाली स्थान करना चाहिए। क्या? शारीरिक जांच, बी है प्रकरण अध्ययन केस स्टडी, सी है बुद्धि परीक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर नोट कीजिए। देखिए खाली स्थान वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। तो असामान्य बालकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उनका प्रकरण अध्ययन केस स्टडी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? केस स्टडी। यहां पर क्या भरा जाएगा? फिलिंग द ब्लैंक्स में केस स्टडी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? केस स्टडी। ठीक है, तो प्रकरण अध्ययन, असामान्य बालकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उनका प्रकरण अध्ययन यानी केस स्टडी करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, जो कि लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में शिक्षा को बनाया गया है। तो नोट कीजिए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में शिक्षा को बनाया गया है। ऑप्शन ए है पेरेंट केंद्रित, बी है प्रबंध केंद्रित, सी है शिक्षक केंद्रित और डी है बाल केंद्रित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल केंद्रित। क्या होगा? बाल केंद्रित। तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में, एनसीएफ 2005 में शिक्षा को बनाया गया है बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित, बिल्कुल आंख बंद करके बाल केंद्रित लगाइए। ठीक है, 30 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी, ठीक है, इस वीडियो को आपने पूरी देखी होगी और पूरा प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया होगा, तो यहाँ से समझ लीजिए आपको कम से कम 4 से 5 नंबर, आपके 4 से 5 नंबर, ठीक है, ये तो कवर होंगे ही होंगे। ठीक, आराम से बिल्कुल 4 से 5 नंबर आपके कवर हो गए होंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट या इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट दिए गए हैं, ठीक है, बीच बीच में आपको उन्हें अपने नोटबुक पे नोट रखना है, साथ ही प्रैक्टिस सेट को पूरा आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं बीच में, वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी आप लोग छोड़िएगा नहीं, इन्हें सारे के सारे नोट कर डालिए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, बिल्कुल तैयार हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, असामान्य बालकों वाला 29 नंबर, असामान्य बालकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उनका क्या किया जाता है?
प्रकरण अध्ययन यानी केस स्टडी, ठीक है। तो और ये मानसिक आयु की अवधारणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रश्न मैंने इसीलिए एक लाइन से सीरियल से इनको रखा है, ताकि इसमें जो कन्फ्यूजन होता है ना, नाम के लिए स्टर्न होगा, टर्मन होगा, विनय होगा, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें स्टर्न, टर्मन और विनय, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लेना, ठीक है। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा जब भी पूछी जाए, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा जब भी पूछी जाए तो स्टर्न के द्वारा, ठीक है। और इसके आगे अगर बुद्धि लब्धि संप्रत्यय की बात की जाए, संप्रत्यय की बात की जाए, तो यहां पर आप टर्मन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? संप्रत्यय में टर्मन। और अगर मानसिक आयु की अवधारणा पूछी जाए, मानसिक आयु की अवधारणा, तो आप अल्फ्रेड बिने लगाएंगे, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल सीरियल से रखा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, ठीक है। आपका कमेंट बॉक्स में जो है स्कोर जो है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, ठीक है, कितने सही हुए, ठीक। अगर आपके 20 सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी एकदम उम्दा है, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 30 में आपके 20 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। नहीं आ रहे तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, जरूर आएंगे। देखिएगा 30 में 30 आपके जरूर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे। आप बस तैयारी करते रहिए। तो ये थे इंपॉर्टेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इससे पहले वाली वीडियो भी आप लोग जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसे भी जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 है उसे भी सॉल्व कीजिएगा, वहां से भी आपको कम से कम 4 से 5 नंबर वहां से भी कवर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।